गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो दो टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। एक वो रिजल्ट होता है जब हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो मिलेगा वो ओनली केवल मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन उसमें नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो जब हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं और मुझे क्या मिलता है, केवल मैग्नीट्यूड मिलता है, ओनली मैग्नीट्यूड, देन दिस कॉल्ड हियर स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डॉट लगाकर। बट अगर सपोज कर लो, ऐसे कर लो कि इट मींस दो वेक्टर का मैंने प्रोडक्ट किया एंड दिस रिजल्ट हियर मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, यानी वहां मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मिल रही है। तो जिस चीज को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज होती है वहां हम कहते हैं वेक्टर। तो हम उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। कब, जब दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट कर रहे हो और साथ में मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल रहा हो तो हम क्या कहते हैं, उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए आपके प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कितने टाइप्स के हो गए, टू टाइप्स के हो गए। तो वही मैंने लिख दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये टू टाइप्स, फर्स्ट ये स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड ये वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट डिनोटेड बाय डॉट। अब एग्जांपल के लिए जैसे मैं मान ले रहा हूं कि a और b कोई दो वेक्टर्स, ओके, तो मैंने एक वेक्टर लिख दिया a और दूसरा लिख दिया वेक्टर b। तो देखो आप लिखोगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a and b is equal to a dot b। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करो। And same here, vector product of two vector is represented by A cross B। ओके, ये दो चीजें समझ में आ गई कि जब डॉट लिखा हो तो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, क्रॉस लिखा हो तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। डॉट का मतलब ये जो मल्टीप्लाई करके मिलेगा ओनली मैग्नीट्यूड होगा, क्रॉस का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। अब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, यानी हम वर्किंग रूल जो हम इसके लिए फॉलो करते हैं वो क्या है। देखो कि जब हम दो वेक्टर का डॉट निकालते हैं, मतलब स्केलर प्रोडक्ट जब भी आपसे कहा जाएगा तो आप डॉट लिखेंगे। तो दिस इक्वल होता क्या है, a का मैग्नीट्यूड यानी जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड और फिर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो कि ये जो मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया तो ओनली मैग्नीट्यूड को बताएगा, ओके, इनटू cos थीटा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा थीटा क्या है, तो लेट हियर दिस वेक्टर हियर a and this vector here b and between a and b here that here theta। अगर इन दोनों के बीच के वेक्टर का एंगल क्या है, थीटा। तो हम जब स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स क्या करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट इनटू उनके बीच के जो एंगल होगा उसकी कोसाइन, कोसाइन मतलब cos थीटा के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे। कभी भी टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट आया तो आपको दिमाग में रखना होगा कि a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b विद कोसाइन बिटवीन दिस एंगल यानी cos थीटा। ओके, ये मैथमेटिक्स का फार्मूला हो गया। हम a क्रॉस b के लिए क्या फाइंड करते हैं, सेम ऐसे कौन सा फार्मूला लिखते हैं। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, लिखते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू sin थीटा। यहां क्या लिखते हैं, z, ओके, sin थीटा। और यहां थीटा क्या होगा, a दिस वेक्टर एंड दैट दिस वेक्टर b। यहां भी वही a और b के बीच का एंगल है थीटा। बट स्टूडेंट्स, यहां जब a डॉट b मैंने निकाला तो मैग्नीट्यूड एंड दिस आल्सो हियर, तो ये पूरा क्या आ गया, इसमें कहीं भी कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए ये केवल मैग्नीट्यूड को शो करेगा। लेकिन यहां मैग्नीट्यूड का होना के साथ डायरेक्शन का होना कंपलसरी, तो इसलिए हम यहां एक n कैप लिख देते हैं, n कैप। ओके, और ये n कैप क्या बताता है, n कैप a क्रॉस b का जो रिजल्ट आता है उसके डायरेक्शन को शो करता है। और ये क्या है, ये पूरा मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ गई। सो ये इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरी चीज हमेशा माइंड में ये भी रखना है कि n कैप जो होगा वो a क्रॉस b कि किस दिशा में होगा, मतलब n कैप क्या किस डायरेक्शन को शो करता है। तो मैंने कहा कि a एंड b ये क्या थे, कोई दो वेक्टर्स थे। जैसे मान लो ये आपका a है और ये b हो गया,
या बोर्ड पे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो जब ए, ये आपका ए है और ये आपका बी, ओके। अब n जो होगा यानी a क्लास b जब मैंने फाइंड किया तो ये जो n कैप है किसकी दिशा को बताता है? n कैप हमेशा a b के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसी दिशा को बताएगा। यानी ये जो ब्लू वाला है ये ऐसी दिशा में क्या होगा? आपका n कैप शो करेगा। तो हमेशा याद रखना है कि ये कैप जो भी होगा a और b के परपेंडिकुलर दिशा में होगा, ओके। ये है n कैप और यहाँ ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ओके। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इफ हियर x एक्सिस, दिस हियर y एक्सिस एंड हियर z एक्सिस, एंड x एक्सिस दिस along x axis I cap, along y axis j cap and along z axis k cap। यानी हम i j k जो होते थे यूनिट वेक्टर उनको हम along एक्सिस रिप्रेजेंट करते थे i j k। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं क्या बताने जा रहा हूँ, समथिंग अगर कभी आपको फाइंड करना हो गया i डॉट i j के कैसे यूनिट वेक्टर है, तो इट मींस ये आपको माइंड में रखना होगा कि i j and k magnitude here this always here 1, ये सब यूनिट वेक्टर है। तो जब मैं i डॉट i निकालूंगा तो क्या आएगा? तो डॉट आप निकालोगे, तो डॉट निकालने का मतलब क्या? इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे आप। तो इस फॉर्मूले को जो फॉलो कर रहे हैं तो ये क्या कहता है फॉर्मूला कि i यानी जो दो वेक्टर्स हैं इनका जब डॉट निकाल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो पहले उनका मैग्नीट्यूड लिखो। यानी यहाँ i का मैग्नीट्यूड एंड i का मैग्नीट्यूड एंड cos। अब i मतलब i वेक्टर को i वेक्टर के साथ ही मेजर किया गया, तो यहाँ एंगल क्या होगा? 0 होगा भाई, i और फिर i, तो वहाँ एंगल क्या हो गया? 0 हो गया थीटा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो i डॉट i की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो अब हमेशा माइंड में ये बिठा लेना है, सेम एज j डॉट j आप निकालेंगे, ओके, k डॉट k निकालेंगे, इसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो यूनिट वेक्टर के साथ जब उसी यूनिट वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है तो हमेशा क्या आएगा? ये माइंड में रखना होगा आपको, क्या आएगा? 1 आएगा, ओके। तो ये चीज हो गई। दूसरा हम क्या करते हैं, हम i कैप को किसी अदर यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो फार्मूला ये जो कहता है कि i कैप का क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड एंड j आल्सो मैग्नीट्यूड एंड राइट हियर cos थीटा। तो यहाँ थीटा क्या होगा? i और j, x और y एक्सिस आपस में कैसे होते हैं? 90 डिग्री, यानी हर एक एक्सिस जो होती है एक दूसरे से 90 एंगल बनाती है। सो i एंड j आल्सो हियर 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल भी क्या होगा? 90, क्योंकि थीटा इनके बीच का एंगल होता था। तो यहाँ थीटा जो होगा क्या होगा? 90 होगा। तो यू नो स्टूडेंट्स cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ क्या आ गया? 0। तो साथ में एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया, क्या? कि जब किसी भी यूनिट वेक्टर को किसी अदर यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे मल्टीप्लाई? स्केलर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, इस डॉट के साथ, क्लास के साथ नहीं, तो हमेशा क्या आएगा? 0। तो इसके साथ एक रिजल्ट मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ, ये जो निकला हुआ उससे क्या कि i डॉट j r j डॉट k r k डॉट i दिस इक्वल 0, ओके। तो हमेशा बैठा लो बस, दो अगर डिफरेंट वेक्टर हो गए तो उनका डॉट क्या होगा? हमेशा 0, बट अगर सिमिलर वेक्टर हुए तो हमेशा 1 है। अब हम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं, इट मींस वेक्टर प्रोडक्ट देख लेते हैं, वो क्या आएगा? ये क्या था आपका? ये स्केलर प्रोडक्ट था। तो ये दो चीजें कंपलसरी लर्न करनी है आपको। इसकी बात करते हैं कि जब मैंने लिखा i क्रॉस i, ये फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? ये हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। तो i क्रॉस i, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे? पहले i का मैग्नीट्यूड लिखोगे एंड नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ i इनटू साइन थीटा, बट i विद i, यानी i को i के साथ ही मेजर कर रहे हैं, यानी ये अगर i है तो उसी के साथ मेजर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ सिमिलर वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा? 0। थीटा क्या हो गया? 0। तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, यानी यहाँ क्या हो गया? 0। तो साइन 0 0 होता है, तो टोटल क्या आ गया? 0। तो यू नो स्टूडेंट्स, यहाँ i डॉट i यानी स्केलर प्रोडक्ट के साथ सिमिलर वेक्टर का जब करते थे 1 आता था, बट यहाँ क्या आता है? 0 क्लास में। तो इट मींस हमें क्या मिल जाएगा? सिमिलर
आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के, दिस इक्वल हियर 0। ओके, जस्ट उसका अपोजिट है। दूसरी चीज हम देखते हैं, जब अदर यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, इट मींस वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है, तब क्या है? डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, आई कैप मैग्नीट्यूड हियर एंड जे मैग्नीट्यूड हियर एंड साइन। बट यू नो स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन आई एंड जे क्या होगा? एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहां भी थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? 90 लिखोगे। तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। बट स्टूडेंट्स, इसके साथ एन कैप भी आप लिखते हैं, और ये एन कैप की डायरेक्शन क्या होती है? आई और जे के परपेंडिकुलर होती है। यहां मैंने बताया कि यहां जो एन कैप की डायरेक्शन होगी, एन कैप की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, या ये भी कह सकते हो कि एन कैप परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ एन कैप ये जो बता रहा है, ये इनके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन को बता रहा है। तो आई कैप मींस क्या हो गया? 1 हो गया। जे कैप जे मॉडुलस मींस 1, क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर थे। sin 90 1 होता है, तो दिस इक्वल क्या मिल गया? एन कैप। बट एन कैप की वैल्यू आप क्या लिखोगे? आई क्रॉस जे, ये मैंने बनाया, देखो, दिस हियर x एक्सिस एंड दिस हियर y एक्सिस एंड दिस हियर z एक्सिस। x एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हो? i कैप, y एक्सिस को j कैप एंड हियर k कैप। तो ij, अब ij के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? k वेक्टर, क्योंकि n कैप जो होगा इनके परपेंडिकुलर होगा। तो i और j के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? k। तो n कैप मींस क्या हो गया? k कैप हो गया। अब अपोजिट डायरेक्शन होगी, जैसे दिमाग में आ रहा होगा सर इसका, ये जैसे मान लो ये x y z है, ओके, ये x हो गया, ये y हो गया, और z मान लो ऊपर की तरफ हो गया, ये z हो गया। तो z नीचे भी तो हो सकता था, यस हो सकता है। तो देखो यहाँ जो डायरेक्शन है ये कैसी? ये डायरेक्शन है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो I के साथ जब j मैंने क्रॉस किया तो उसी क्लॉक में हम चलेंगे ये, ओके। तो यहाँ क्या मिलेगा? k वेक्टर मिलेगा। तो इट मींस दिमाग में ये आ गया आपको, I क्रॉस j जब हम फाइंड करेंगे तो k मिलेगा। बट सिमिलर ऐसे ही अगर हम j क्रॉस k लिख दें, तो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? j क्रॉस k एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके बाद क्या आएगा? I आएगा। क्या आएगा? I आएगा। एंड इफ राइट है k क्रॉस I, फिर हम लिख रहे हैं k क्रॉस I कैप। तो देखो हम एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, k क्रॉस I, तो फिर क्या मिलेगा? j मिलेगा। अब इसका अपोजिट डायरेक्शन कब होगा? जब ये लिखा होता है j क्रॉस I, j क्रॉस I, तो देखो अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं, j क्रॉस I, तब ये k नहीं मिलता, इसके नीचे डायरेक्शन में मिलता। तो ये अपर डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, लोअर डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव। इट मींस माइनस k लिखते हैं आप, यानी पहले I फिर j फिर k। तो सीक्वेंस यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया, j क्रॉस I आ गया, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ होगा k। क्लियर? ऐसे इसके लिए लिख सकते हैं k क्रॉस j देन माइनस I। तो ये चीज समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि ये याद रखना है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, जैसे मैंने लिखा a क्रॉस b, तो जब इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, मान लो b मैंने पहले लिख दिया, a बाद में कर दिया, तो यहां हमेशा माइनस हो जाएगा। बट डॉट के लिए ऐसा नहीं होता। डॉट में अगर मैंने लिखा a डॉट b और इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो वहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये टोटल केवल मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता। दो कंडीशन और देख लेते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल दिए तो क्या करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स मैंने बताया i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, i डॉट i यानी खुद से खुद के लिए, तो इसका मतलब क्या था? वो पैरेलल ही तो थे। j डॉट j इसका मतलब पैरेलल ही थे, k डॉट k पैरेलल थे, तो क्या आया? इक्वल 1 आया। इसका मतलब, और यहाँ भी i क्रॉस i, j क्रॉस j, जब खुद से खुद के लिए फाइंड किया तो थीटा क्या है? 0, यानी पैरेलल होगा तभी थीटा क्या होगा? 0 होगा। तो उससे हम दो कंडीशन निकलेगी कि इफ a एंड b आर पैरेलल, देन दो चीजें शो कर सकते हो। एक तो ये शो कर सकते हो कि a डॉट b इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्यों? क्योंकि ये जो sin थीटा, ये cos थीटा था, cos 0 हो गया, cos 0 क्या आ जाएगा? 1।
तो अगर दो वेक्टर को पैरेलल दिखाना है तो ये दिखा दो कि दो वेक्टर का स्केलर जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तब भी वो वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए। या दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्रॉस से है, तो क्यों वहां लिखा नहीं जाएगा कि आप डॉट से दिखाओ या क्रॉस से। तो दूसरा कंडीशन क्या है इसके अकॉर्डिंग कि हम अगर उन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखा दें, जीरो दिखा दें। ये जीरो ओनली मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन यहाँ जीरो वेक्टर लिखा जाएगा। जीरो वेक्टर का मतलब क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है जीरो। तो उस जीरो को बुक में आपके थोड़ा डार्क में लिखा होता है, थोड़ा सा ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ हम क्या कर दे रहे हैं, उसके ऊपर वेक्टर लगा दे रहे हैं। तो आप इन दोनों में से कोई कंडीशन दिखा दो तो देन ए एंड बी आर पैरेलल। तो पैरेलल के लिए इन दोनों में से कोई कंडीशन दिखाना होता है। एक और बात कर लेते हैं कि इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, यानी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे, तब कैसे करोगे। तो यहां ध्यान से देखो, यहां आपने लिखा कि आई डॉट जे, आई और जे के बीच का एंगल क्या था, 90 डिग्री, क्योंकि आई एक्स एक्सिस को शो करता था, जे वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, इन सब के बीच का एंगल क्या था, 90। तब यहाँ क्या है, जीरो है। और यहाँ आई जे 90 होता है तो एक वेक्टर मिलता है। तो इसको छोड़ दो, इसको डिफाइन मत करो, इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन क्या दिखाओगे कि ए डॉट बी, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दिस इक्वल 0, देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अगर दिखाना है तो ये दिखा। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए बी ऑन ए लाइन। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी लाइन पर वो क्या होता है। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर ली। ओके, कोई एक लाइन ड्रा कर ली। दूसरा, ये जो प्रोजेक्शन निकालना था मुझे, एक वेक्टर का निकालना था इस लाइन पर, तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर ड्रा कर दिया ए बी। ये कुछ एंगल बनाता हुआ, लेट हियर थीटा एंगल। ये हो गया आपका ए बी, दिस पॉइंट हियर ए एंड दिस पॉइंट हियर बी। ओके, दूसरा वर्क में क्या कर रहा हूं, इस बी पॉइंट से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दी। देखो ये परपेंडिकुलर एक ड्रा कर दिया। ये कैसा है, ये है परपेंडिकुलर, ये एंगल क्या है, थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यू पता कर रहे हैं। लेट हियर दिस पॉइंट सी, ये सी पॉइंट हो गया। तो अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ए बी सी कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि इसी लाइन पर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना, इस लाइन पर निकालना है। तो लाइन पर एसी तो आ रहा है, तो हम एसी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस और ये हो गया बेस। तो cos थीटा, क्योंकि ये निकालने के लिए हम cos थीटा यूज करने जा रहे हैं, ये तो हमें पता नहीं है, तो मैंने लिखा cos थीटा इक्वल टू adjacent side, it means AC upon here hypotenuse AB। ओके, तो ये AC को भी वेक्टर फॉर्मेट में हम कर लेते हैं। AC को हम क्या कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो यहाँ AC की वैल्यू क्या आ रही है, AC इक्वल हियर AB cos थीटा है। ओके, अब यहाँ मैंने क्या किया कि लेट हियर AC इक्वल टू P and here P is called, यानी यही जो AC है, ये जो वेक्टर है AC, देखो ये वेक्टर पूरा ये AC आपका, here P is called projection of a vector AB, यानी इस AB वेक्टर का ये जो AC होगा, P जिसको कंसीडर कर लिया, ये प्रोजेक्शन कहलाएगा। और किस पर, ऑन ए लाइन L। ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी बात, ये तो डेफिनेशन हो गई कि इस वेक्टर का हम इस लाइन पर प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, बता दिया आपको। जब कभी उस वेक्टर से जिस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालनी हो उसका एंगल दिया है, तो आप उस वेक्टर को उसके कोसाइन एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, फाइंड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम इसके एंगल हम ये बता सकते हैं कि AB का जो प्रोजेक्शन था
वो किस डायरेक्शन में होगा, ये भी कभी फाइंड करने के लिए आ जाता है। तो AB का प्रोजेक्शन निकालना था L लाइन के अकॉर्डिंग। अब जिस लाइन के अकॉर्डिंग निकालना है, अगर उसके बीच के एंगल थीटा मुझे पता है, सपोज ये थीटा इक्वल 0, अगर मान लो थीटा यहाँ 0 होता तो cos 0 क्या हो जाता 1, तो AC इक्वल क्या आ जाता AB, इट मींस P इक्वल क्या आ जाता AB आ जाता। तो देन इट मींस क्या मिलेगा मुझे कि AB का जो प्रोजेक्शन है वो AB के डायरेक्शन में ही होगा। कब, जब थीटा क्या हो जाए 0 हो जाए। तो पहला पॉइंट लिख दिया, इफ थीटा इक्वल 0 देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ AB विल बी AB, यानी जिस डायरेक्शन में हमें प्रोजेक्शन निकालना था इस वेक्टर का, उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मिलेगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि इफ थीटा हियर पाई, तो यू नो स्टूडेंट्स cos पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो अगर यहाँ -1 मिल जाता तो आप क्या लिखते हैं, हियर -AB वेक्टर, इट मींस BA वेक्टर तो लिख सकते थे, क्योंकि यू नो आपको बताया है कि AB वेक्टर मींस A इनिशियल पॉइंट एंड B ये टर्मिनल पॉइंट। अब आप अगर इसको चेंज कर रहे हैं, B को इनिशियल बना रहे हैं, A को टर्मिनल कर रहे हैं, तो एक माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यू नो स्टूडेंट्स जब आपका जिसका वेक्टर का पोजीशन निकालना है, जिस लाइन पर निकालना है, उसके बीच के एंगल अगर पाई हो गया तो AB जो वेक्टर उसका पोजीशन क्या होगा, जस्ट AB के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो ये AB था, अब B हो गया, तो वही मैंने लिख दिया इफ थीटा इक्वल पाई देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ AB विल बी B या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ AB, ये भी आप लिख सकते हैं। तीसरी चीज cos 0 कब होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सब 0 होता है। तो खैर मुझे 0 to 2π के बीच में बताने की, पूरा अगर एंगल रोटेट करेगा तो 2π होगा। तो इफ थीटा इक्वल π/2 और 3π/2, तो इट मींस ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन क्या मिल जाएगा, वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इफ थीटा इक्वल π/2 और थीटा इक्वल 3π/2 देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ AB विल बी 0। तो मैंने ऑल कंडीशन बता दी कि 0 कब होगा तो क्या होगा, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होगा, पाई होगा तो उसी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर π/2 3π/2 हुआ तो प्रोजेक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब एक और काम कर लेते हैं, जो वर्किंग रूल, जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा जब सॉल्व करना होगा तो उसके लिए मैंने दो टॉपिक लिखे, क्या कि इफ P कैप, ये जो आपका P था इसको मैंने क्या माना, P वेक्टर मान लिया, ओके P वेक्टर। तो इस P वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालो। यू नो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, किसी भी वेक्टर से P वेक्टर था, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए P कैप इज इक्वल टू P वेक्टर अपॉन हियर मॉडुलस ऑफ P, यही तो आप लिखते हो। तो सपोज मैंने कर लिया कि P कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन L, इस लाइन L के अलोंग P वेक्टर का जो यानी P कैप जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। देन तब इसका प्रोजेक्शन यानी A जो वेक्टर होगा, AB को मैंने A मान लिया, इस AB को मैंने यहाँ क्या मान लिया, A, यानी A लिखा जो, इसको मैंने A मान लिया। तो देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन लाइन L इज, क्या लिखोगे, किस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, A का निकाल रहे हो, तो पहले A लिखो। किस लाइन पर निकाल रहे हो, L लाइन पर, तो जिस लाइन पर निकालते हो उस लाइन पर जो वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर आपको लिखना होगा, इट मींस P कैप लिखना होगा डॉट के साथ, स्केलर ब्रैकेट के साथ। समझ में आ गया। तो यहाँ लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो किसने कह दिया कि आप A वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल लो, लिख दिया प्रोजेक्शन आप ये वेक्टर A, तो किसका प्रोजेक्शन निकालना है, वेक्टर A का। तो ये क्या होगा, A वेक्टर आप जिसका प्रोजेक्शन निकालना हो पहले वो वेक्टर लिख दो, और जिस वेक्टर पर निकालना हो उसका यूनिट वेक्टर उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट कर दो, मतलब डॉट के साथ। तो किस वेक्टर पर निकालना है, B वेक्टर पर, तो B वेक्टर को यूनिट यानी मैंने क्या लिख दिया, यूनिट वेक्टर लिख दिया डॉट दिस। तो इसका मतलब क्या, अब चाहे ये लिखो या यू नो हियर, आप जानते हो कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, B हियर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये डॉट है स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये हो गया A डॉट B अपॉन हियर मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो हमारे अकॉर्डिंग ये याद रखो, इन जिस वेक्टर का ऑफ यानी लिखा हुआ है ऑफ वेक्टर A, तो A पहले वेक्टर लिख दो, ऑन दी वेक्टर B, जिस वेक्टर पर निकालना हो उसका यूनिट क्या है, उसके डॉट के साथ मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, जो सॉल्यूशन आएगा वही हो गया प्रोजेक्शन।